हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर को ख़त्म किया था, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले सालों के जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन हैं। तो मूव ऑन करते हैं गाइस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो गया होगा, पर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ उस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन चार्जेस हैं। एक है प्लस कैपिटल क्यू, सेकंड वन इज क्यू एंड थर्ड वन इज कैपिटल क्यू। ठीक है, ये तीन चार्जेस हैं। जो फर्स्ट चार्ज है आपका जीरो पे पड़ा है, ओरिजिन पे पड़ा है। सेकंड चार्ज एट d/2 डिस्टेंस पे पड़ा है, एट d/2 डिस्टेंस पे पड़ा है। एंड द थर्ड चार्ज विल बी एट d/2 फ्रॉम दिस चार्ज। मतलब ये पूरा जो है ये d पे पड़ा है। ये जो आपका चार्ज है ये बड़ा है क्यू, ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। तो आपको कहा गया है कि इस क्यू पे जो आपका फोर्स नेट लग रहा है वो जीरो है। अगर फोर्स नेट जीरो है तो मतलब अगर सोचा जाए तो भाई जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तभी फोर्स नेट जीरो है। फोर्स नेट इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि भाई जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही उधर लग रहा है। तो अब देखिए फोर्स क्या था, फोर्स इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है गाइस, d/2 का स्क्वायर। सो इट इज d स्क्वायर इनटू 4। ठीक है, प्लस इसकी वजह से भी इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो कितना है k Q1 Q2, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू और दोनों का डिस्टेंस जो कि d स्क्वायर है। अब ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो देखिए तो आपके पास आया के क्यू क्यू बाय डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाय डी स्क्वेयर। यहां पे कैपिटल क्यू है, यहां पे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है। तो देखिए के से के कैंसिल, वन क्यू से वन क्यू कैंसिल, ठीक है, बाय डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल। तो जो आपका आया वो आया 4q इज इक्वल टू माइनस क्यू, और आपका स्मॉल क्यू के वैल्यू आ गया है माइनस क्यू बाय 4। तो ये आपका आंसर है। वैसे भी देखने से पता चल ही रहा था गाइस कि भाई नेगेटिव ही आएगा आंसर। देखिए आप इसे इजीली ये भी समझ सकते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो भाई इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगनी चाहिए वो तो भाई इधर लगनी चाहिए, रिपेल होना चाहिए। और अब मुझे फोर्स नेट जीरो करनी है, मतलब जो इधर लग रही है फोर्स वो भी कुछ ना कुछ है। मतलब इधर तो यार अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी ना, तभी इधर मूव कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स कब होती है, जब अपोजिट चार्ज होते हैं। तो मतलब ये जो स्मॉल क्यू है आपके बड़े क्यू के रिस्पेक्ट में नेगेटिव यानी कि अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो वो नेगेटिव तो होना ही चाहिए था। बाकी आपने वैल्यू निकाल ली है, वो आई है माइनस क्यू बाय 4 आपका जो है स्मॉल क्यू होना चाहिए। तो गाइस एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 2 ग्राम का बॉल है, जो इसका जो चार्ज है 2 ग्राम का है, मास यानी कि 2 ग्राम है। ठीक है, और उस पे जो चार्ज है यानी कि क्यू है वो है आपका जी 5 कूलम, और वो एक टेंशन यानी कि एक बॉब साथ बना हुआ है, यानी कि एक पेंडुलम टाइप में है। पेंडुलम टाइप में है मतलब ये सीधा ये सीधा नहीं बना आपका, ये आपका बिल्कुल सीधा पेंडुलम, और ये कुछ एंगल पे आपका पेंडुलम। ठीक है, ये आपको गिवन है कि ये आपको ये थीटा फाइंड करना है, और आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिस रीजन में ये पड़ा है, जो कि है 2000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब ये आपका बॉल है, ये बॉल है। बॉल अगर ऐसे पड़ा है तो भाई नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg। नीचे तो mg लगना चाहिए जो कि वेट है। इधर आपका कौन सा फोर्स लगेगा जी, टेंशन लगेगा इधर। अब देखिए, अब मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों। ठीक है, अगर ये थीटा और ये t, तो इधर इसका t का कंपोनेंट कितना होगा, t cos थीटा, और इधर t का कंपोनेंट जो होगा वो होगा जी t sin थीटा। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब कहता कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है जो कि ऐसे है, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रही है।
अगर ई लग रही है और वो 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही मूव करता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी साथ साथ मूव करेगा, यानी कि आपका जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा F। ठीक है, तो अब देखिए बस इक्वेट करना है, अब बस इक्वेट करना है। ऊपर लग रहा है t cos थीटा, नीचे लग रहा है mg। t cos थीटा अगर वो कहता है इक्विब्रिलियम में, तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या बनी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है और इधर जो आपका फोर्स लग रहा है वो लग रहा है जी t sin थीटा। तो मतलब जो t sin थीटा है, t sin थीटा है वो फोर्स नेट के बराबर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है। अब जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है वो कितना होता है, दैट इज QE। QE होता है वो फोर्स, क्या होता है, QE होता है। तो अब आपके पास Q है 5, E आपको पता है जी 2000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आपके पास फोर्स आ गया, फोर्स आ गया न्यूटन, फोर्स आ गया। तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जी ये थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो इस 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा, टेन थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू F बाय mg। ठीक है, आपके पास F पता है, F कितना है, F इज 10,000 डिवाइडेड बाय 10, आपको g दे रखा है, मास आपको दे रखा है जी 2 ग्राम, 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम। तो अब देखिए अब क्या आप tan थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स दे रखा है, पर यहां पे आप देखिए अगर देखा जाए तो ये 500 आ गया, 500 आ गया, तो यानी कि गलती है, गलती है क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कभी भी 500 तो हो ही नहीं सकती। तो अब मैं बताता हूं कि आपकी क्या गलती है। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, यूनिट्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। आपने किसका यूनिट नहीं चेंज किया वो देखती है। देखिए कूलम में ही चार्ज चाहिए, चार्ज मुझे कूलम में ही चाहिए और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, वो कौन सी यूनिट कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो न्यूटन पर कूलम आपका कैरी करना चाहिए। यहाँ पे आपको वोल्ट पर मीटर दे रखा है, वोल्ट पर मीटर दे रखा है, तो आपको मतलब वोल्ट पर मीटर दे रखा है तो आपको उसे चेंज करना होगा इन द न्यूटन पर कूलम में आपको उसे चेंज करना होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर से न्यूटन पर कूलम में चेंज करते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है जी 10 की पावर -3 से। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं यहाँ पे 10 की पावर -3 से, तो आपका tan थीटा जो है वो आ गया है 0.5 और tan थीटा ये मतलब थीटा का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। तो आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस यही यहाँ पे ट्विस्ट था कि वोल्ट पर मीटर को आपको न्यूटन पर कूलम में चेंज करना था, क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो न्यूटन में होता है और जो आपको यूनिट देनी चाहिए थी वहां पे न्यूटन पर कूलम देनी चाहिए थी, पर उन्होंने आपको वोल्ट पर मीटर दे दिया था। तो आपने कुछ भी नहीं किया, इक्वेट किया फोर्सेस को, mg नीचे लग रहा है, यहाँ पे अगर आपका टेंशन है तो इधर कंपोनेंट इसका होगा जी t cos थीटा, इधर कंपोनेंट होगा t sin थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेगेटिव चार्ज विल मूव विदाउट मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही लिया, ये मतलब इधर मूव करेगा, इधर इस पे फोर्स लगेगी और जो इधर फोर्स लग रही है वो है जी t sin थीटा, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज आ रहा है उसका फोर्स लग रहा है, तो आपने इक्वेट किया और ऊपर जो है वो t cos थीटा है, नीचे mg है, बस इक्वेट किया, डिवाइड किया और tan थीटा का हमने वैल्यू निकाल लिया है। तो गाइस इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या जा रहा है कि भाई एक आपके पास A और B जो है चार्जेस हैं, जो कि सेम चार्जेस हैं, वो कुछ डिस्टेंस पे आपके पड़े हैं, मान लो कि ये Q चार्ज है, आपको स्फीयर दिया हुआ है, वैसे स्फीयर ही है और बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे पड़े हैं एज पर द रेडियस। तो आपका जो ये पॉइंट चार्ज की तरह ही ट्रीट होंगे और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है जी आपको F। अब कहता है एक C चार्ज है, मतलब अनचार्ज पार्टिकल C है जो पहले A से टच हुआ
ए से टच, फर्स्टली ए से टच हुआ, देन बी से टच हुआ। तो पहले ए से टच करवाते हैं। अब मेरे पास ये बॉल है जो कि अनचार्ज्ड है, अगर मैं चार्ज पार्टिकल के पास लेके गया, ये ए है, ए से अगर मैं बी को टच करवाऊंगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो मतलब चार्ज है वो बट जाएगा, आपस में बट जाएगा, ठीक है। तो अगर ए पे क्यू था तो अब सी पे और ए पे बट के बराबर आ जाएगा चार्ज, जो कि कितना होगा, क्यू बाई 2 हो जाएगा। क्यू इस पे टोटल था, दोनों में आधा आधा बांट लिया, आधा आधा बांट लिया, तो ए के पास भी क्यू बाई 2 हो गया, बी के पास भी मतलब सी के पास भी क्यू बाई 2 हो गया। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए, अब उसे जो सी है उसके बाद आपने उसे बी से टच करवाया, बी से टच करवाया, तो अब बी और सी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा जी क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 जो कि सी का चार्ज था, प्लस बी का चार्ज बाय 2, यानी कि आपस में इन्होंने बांट लिया, मतलब टोटल करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मतलब एवरेज निकाल दीजिए। तो अब देखिए कितना बनेगा, ये आएगा जी आपका 3/4 क्यू, ठीक है। तो बी का आपका चार्ज कितना है, अब कहता अब ए और बी के बीच में फोर्स कितनी है, तो अब फोर्स क्या होगी, अगर पहले फोर्स की बात करूं तो वो होगा जी के क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, के, अब ए का चार्ज है क्यू बाई 2, के इंटू क्यू बाई 2 इंटू बी का जो चार्ज है वो है 3/4 डी स्क्वायर। तो अब देखिए ये 3/8 जो है आपका बाहर आ गया, 3/8 ऑफ फोर्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है गाइस। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, पहले आपने ए के साथ उसे टच करवाया, बाद में बी के साथ टच करवाया, टच करवाने पे जो चार्ज होता है दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड बाय 2 कीजिए। यहाँ पे आपने सीधा क्यू बाई 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि सी जो था वो अनचार्ज था, अनचार्ज था मतलब उसका चार्ज 0 था, तो मतलब किया मैंने वही क्यू प्लस 0/2, मतलब क्यू बाई 2, तो वही एवरेज निकाला। उसके बाद पहले आपकी फोर्स ये थी, बाद में आपकी फोर्स ये होगी, तो बाद वाली टर्म में आपकी फोर्स ये हो गई। आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा सा बस यही कंसेप्ट को देखना था इसमें। देखिए गाइस, फिर हम मूव ऑन करें मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है और एक डाइपोल है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको काफी ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं उसका। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका जो डाइपोल है, डाइपोल यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, वो एंगल बना रहा है जी 30 डिग्री। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो मान लो कि भाई ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन 0, ठीक है। तो देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुछ रिलेशन के साथ वो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगी। मतलब मान लो कि एक बार मैं मान रहा हूं कि डिस्टेंस आर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेट किया, तो देखिए जो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, यानी कि क्यू माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, या उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो देखिए अब आपका जो नेट फोर्स लग रहा था, फोर्स हमने 0 किया था, अगर आपने को ध्यान में नहीं है तो प्लीज हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखिए। हमने क्या किया था, माइनस क्यू ई जो नेट लग रहा है वो माइनस क्यू ई, क्योंकि माइनस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे भागता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है, प्लस क्यू ई किया था जो कि 0 आ गया था, 0 आ गया था। पर इसमें अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं है, ये मान लो कम है और ये ज्यादा है, तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये उल्टा भी हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम हो, तो मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, फोर्स नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और टॉर्क की बात करते हैं तो आपका फोर्स जो है नॉट इक्वल टू 0 रहने वाला है, और जो फोर्स होता था वो होता था जी पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, पी की वैल्यू है, और ई चाहे जो भी हो, ई चाहे चेंज हो रहा है पर हमारा टॉर्क विल रिमेन, यानी कि टॉर्क होगा। तो मतलब यही आपको लिखना है इसमें कि भाई टॉर्क तो होगा ही होगा, साथ साथ फोर्स भी होगी, जैसा कि हम फोर्स 0 कर देते थे इन द केस ऑफ डाइपोल, तो वो केस नहीं लगेगा यहाँ पे आपको फोर्स 0 नहीं करनी है। तो यही बस इसमें कंसेप्ट था, छोटा सा क्वेश्चन था और आप इसे देखिएगा। इस फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्फेरिकल शेल दी हुई है, शेल दी हुई है और उसकी वजह से आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियस, मतलब डिस्टेंस, r इज द डिस्टेंस। तो देखिए यार, अब हमने स्फेरिकल शेल का केस पिछले वीडियो लेक्चर में ही डाला है। अगर आप नए हैं तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि शेल और सॉलिड जो स्फीयर होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उन दोनों का हमने कर्व बनाया था। तो अगर आपको ध्यान में है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इनसाइड अ शेल इज जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, which is k q by capital R square, and it is the r is the radius, ठीक है, ये r इसका रेडियस है। एंड एट आउटसाइड बाहर कहीं पॉइंट होगा तो वो होगा जी 1 by 4 pi epsilon naught q by small r square, दिस इज द डिस्टेंस। तो ये हमने शेल की बात की थी। अगर आपको शेल, ये शेल है, अगर मैं आपको बताना चाहूं सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर की जो थी वो था जी E इज इक्वल टू E इन इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q R by R क्यू, ये था जी। और यहाँ पे स्मॉल r आपका जो है डिस्टेंस है और द कैपिटल R क्यूब इज द रेडियस, ठीक है, और आउटसाइड और वो सेम ही है। तो मैं एक बार दोनों का आपको जो है ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, कर्व बना के दिखा देता हूँ। शेल का कर्व कैसा रहेगा, आपको शेल का पूछा है तो आप शेल का बताएंगे। तो शेल का आपका जो रहेगा वो रहेगा जी अंदर जीरो और बाहर ऐसे, तो मतलब अंदर जीरो एट सरफेस इट इज इक्वल टू r, एंड बाद में वो जो है r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से डिक्रीज होगा, तो ऐसा बढ़ेगा आपका कर्व। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो सॉलिड में क्या था, सॉलिड में ये जी E है, ये R है, बस इसमें देखिए ये जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो आपका कर्व बनेगा वो पहले स्ट्रेट लाइन एट सरफेस ये और बाद में ये R के प्रोपोर्शनल, ये R इज इक्वल टू R और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो मतलब बाद वाला कर्व सेम ही है दोनों का, बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे अंदर जीरो है। शेल है यानी कि वो अंदर से खोखला है तो मतलब उसमें अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होगी। तो आपका ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर आपको सॉलिड स्फीयर पूछ लेता तो आपका ये आता। तो एक बार आप इसे देखिए गाइस, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि है Q, जो कि दूसरे चार्ज पार्टिकल मतलब कैपिटल Q की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको गिवन है जी 2v, ठीक है, 2v आपकी इनिशियल वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, और वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी रह गई है v, और मान लो कि वो डिस्टेंस आपको गिवन है r, ठीक है। आपको बताना है कि भाई स्टार्टिंग वो पॉइंट कहां से हुआ, r प्राइम कहां से हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं इसमें, तो एनर्जी का लॉ लगाते हैं तो हाफ mv² जो आपका है वो किसके बराबर होगा, इसकी वजह से दोनों पार्टिकल्स की वजह से एनर्जी, एक का है जी Q, दूसरा है कैपिटल Q, तो इन दोनों की वजह से जो एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स आपका होता है जी k q1 q2 बाय r स्क्वायर इनटू डिस्टेंस यानी कि इनटू r, तो यानी कि आपका जो नेट निकल के आया वो आया k q1 q2 बाय r, ठीक है। तो मतलब ये आएगा आपका k q1 q2 बाय द डिस्टेंस विच इज r। मान लो कि स्टार्टिंग में आपका वो r प्राइम है, क्योंकि वेलोसिटी अगर आपकी 2v है तो वो r प्राइम है, r प्राइम स्क्वायर, और दूसरा जो आपका आया वो आया हाफ r प्राइम ही आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ये तो फोर्स बन गया था, तो हाफ mv² विच इज v², क्योंकि यहाँ पे v है और आपका जो डिस्टेंस है वो है जी r बाय r, ठीक है। अब आपको r प्राइम निकालना है, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा जी आपका 4v, मतलब ये बाकी सब कट ही जाएगा, 4/1 इज इक्वल टू r
बाय आर प्राइम, आर बाय आर प्राइम। तो आर प्राइम का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आर बाय 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था, हाफ एम वी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा के Q1 Q2 बाय आर के। तो एक बार आप इसे देखिएगा, इस फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन कहता है गाइस कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ए आर से रिप्रेजेंट की हुई है, E इज इक्वल टू ए आर से आपको रिप्रेजेंट की गई है, और आपका एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि उसके बिल्कुल सेंटर पे आ गया है, जो कि उसके बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। ठीक है, ये मान लो कि उसका ओरिजिन है, और उसकी वजह से जो चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, और वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइक दिस। ठीक है, और ये जो सर्कल है वो ए रेडियस का है, ए रेडियस का। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो चार्ज है मान लो कि भाई क्यू है। ठीक है, अब चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो कितना होता है, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस चार्ज की बात करूं और वो बिल्कुल सेंटर पे पड़ा है इस सर्कल के, तो यही होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे इस क्यू की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जी इतनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जी ए इंटू आर। आर यहाँ पे अगर ये 0 है और ये ए है, ए रेडियस का है, तो यहाँ पे आर आपका ए के बराबर हो गया, यानी कि E इज इक्वल टू ए इंटू ए, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। तो अब देखिए, जो आपका मुझे इक्वेट करके चार्ज चाहिए, तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल ए। तो आप देखिए चार्ज कितना आएगा, चार्ज विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यूब। तो ये आपका जो चार्ज है वो आ चुका है, बिल्कुल आसानी से, आपने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आपको चार्ज गिवन था एट सरफेस ऑफ दिस सर्कल यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस फॉर्म में निकाल लूं तो ये होगी। अब मैंने बस इक्वेट कर दिया तो आपके पास चार्ज का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है दो चार्जेस हैं, एक ए है एक बी है, और ए का जो वैल्यू है वो है जी प्लस क्यू, और बी का जो वैल्यू है वो है माइनस क्यू। ये ए है ये बी है। एट सर्टेन डिस्टेंस मान लो कि वो पड़े हैं, आर मान लो कि वो डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो आपको गिवन है एफ। ठीक है, आपको बताना है कि अगर A का मैं 25% ऑफ A will be transferred to B, then what is the force, then what will be the net force, you have to find that। ठीक है, तो आपको क्या करना है, A से जो अब A का नया चार्ज है वो कितना होगा। अगर A से मैं कुछ चार्ज को B में ट्रांसफर करूं तो A का जो नेट चार्ज बचेगा which is Q माइनस 25% ऑफ क्यू। 25% कितना होगा, क्यू बाय 4। तो आपका जो क्यू ए है वो बचा जी 3Q बाय 4, ये आपका आ गया जी क्यू ए। अब क्यू बी कितना होगा, क्यू बी होगा जी माइनस क्यू प्लस में इसका जो चार्ज आया विच इज माइनस प्लस क्यू बाय 4। तो आपका जो इधर नेट बचेगा वो बचेगा जी -3/4। ठीक है, तो आपका क्यू बी बचा -3Q/4। ठीक है, और क्यू ए आपका ये है। तो अब आप फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो फोर्स अगर मैं F प्राइम दे दूं तो होगा जी K, Q इज दिस एंड दिस, तो ये आ गया जी /4 माइनस विद नेगेटिव साइन बाय आर स्क्वायर। यही आया। अब जो आपका फोर्स था पहले वो था जी Q स्क्वायर माइनस बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अब अगर मैं इसे टर्म्स में लिखना चाहूं उसके, तो मैं 3/4 इंटू 3/4 यानी कि 9/16 को बाहर लिख लूं एज F। तो F प्राइम का जो आपका वैल्यू है वो 9/16 टाइम्स है
पुराने एफ के, तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस 25% अगर इसमें से कम होगा उसमें ऐड होगा, यानी कि ट्रांसफर किया। अगर मैं मान लो कि मनी ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट से मनी कम हुई, लेस हुई, और जो जिसके भी मैं अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसके अकाउंट में मनी बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पे है कि चार्ज भाई इससे ट्रांसफर हुआ, इससे घट गई और इसमें मतलब बढ़ गई, तो इसके खाते में पैसे जुड़ गए, इसके खाते से पैसे कट गए, और जो फोर्स है वो 9/16 टाइम्स हो गई, यानी कि फोर्स भी कम हो गई, तो यानी कि फोर्स भी घट गई। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये नीट का पिछले साल का पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है गाइस, एक बार देखिए इसे, फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो उसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि जो जब ग्लास रोड और सिल्क को आप रब करेंगे तो ग्लास रोड विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क, तो यानी कि ग्लास रोड जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए गाइज, और आशा करते हैं गाइज आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की भी वीडियोस आपको मिलते रहें। और गाइज ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू गाइज।